मित्रों, इंडियन पॉलिटिक्स में मेरा कोई फेवरेट नहीं है, लेकिन इंडियन सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो इथनिक और लिंग्विस्टिक और डेमोग्राफिक पिलर्स हैं जिन पर सोसाइटी खड़ी है, इसको देखकर आई फील कि राहुल गांधी की आइडियोलॉजी एक ज़बरदस्त तरीका है इंडिया की जो नेशनल लेवल की सियासत है इसको आगे लेकर चलने का। इसकी वजह यह है कि इट हैज़ इंक्लूसिवनेस और इसके अंदर ग्राउंड रियलिटीज़ जो है इंडियन सोसाइटी की उन पे फोकस किया गया है। किसी एक तरफ आपको गांधीज की जो आइडियोलॉजी है उसका शिफ्ट नज़र नहीं आता। कुछ लोग अरविंद केजरीवाल के लिए मुझे कहते रहते हैं इंडिया से दोस्त हैं, कहते रहते हैं कि वो भी तो सेक्युलर हैं, तो उनकी सियासत को आप राहुल गांधी की सियासत से कम क्यों समझते हैं। तो इसका जवाब यह है कि हिंदुत्व के उभरने से जब कांग्रेस बीच में नीचे गई है तो इंडिया के जो मुसलमान, क्रिश्चियन, दलित, सिख जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी बड़ी तादाद पहले ही एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म को तलाश कर रही थी, तो उन्होंने ईजीली अरविंद केजरीवाल को एक्सेप्ट कर लिया था। यानी कांग्रेस नहीं तो आम आदमी पार्टी ही सही, कुछ इस तरह का माइंडसेट बन गया था लोगों का। इसमें आम आदमी पार्टी को ग्रो करने में बड़ा हेल्प मिला है। और जो दिल्ली है, दिल्ली तो आपको पता है कि ज़्यादातर वहाँ पर नौकरी पेशा लोग ही रहते, कैपिटल है इंडिया का, तो वहाँ पर आपको पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो उन्होंने इजीली फिर इस सेक्युलर पार्टी को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है ना, उसका सेक्युलरिज्म कुछ डिफरेंट तरीके का है। वो भी हिंदुत्व का ही सेक्युलर वर्जन है, असल में है वो भी सेक्युलर पार्टी दिखने में, लेकिन उसके अंदर एक हिंदुत्व का टच जरूर है। वोट बैंक के लिए अरविंद केजरीवाल ने तड़का लगाया हुआ इसके ऊपर भी हिंदुत्व का। आई थिंक कि केजरीवाल साहब ज़्यादा वोट बैंक के चक्कर में और ज़्यादा स्टेट्स में खुद को स्ट्रांग करने के चक्कर में, बीजेपी का वोट अपनी तरफ करने के चक्कर में हिंदुत्व की ही पॉलिसीज़ सेक्युलरिज्म की पैकिंग में बेच रहे होते हैं एट टाइम्स। केजरीवाल साहब ने हाल ही में बयान दिया था कि नोटों के ऊपर हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है, तो नोटों के ऊपर जो है वो जो हिंदू मत के जो देवी देवता हैं उनकी तस्वीरें लगा देनी चाहिए। अब अगर सेक्युलर कोई बंदा खुद को कहने वाला इस तरह की बातें करे तो वो सेक्युलर नहीं रहता। ये वेल कैलकुलेटेड किस्म के बयानात इस तरह के वो देते रहते हैं और इनका जो मकसद होता है बेसिकली वो हार्ड लाइनर जो हिंदुत्व का वोट है उसको अट्रैक्ट करने के चक्कर में होते हैं। लेकिन गांधी जैसा नहीं है, उनकी जो पॉलिटिक्स है वो डिफरेंट है। राहुल गांधी की जो इमेज थी इसको शैटर करने के लिए मैंने पिछले एपिसोड में भी बात की थी कि बीजेपी ने अरबों रुपए लगाए थे। दे पोर्ट्रेड हिम एज अ पप्पू, हालांकि ही इज हाईली क्वालिफाइड लीडर, लेकिन फिर भी इनकी इमेज को पप्पू के तौर पर पोर्ट्रे किया गया इतने साल तक। और दूसरी तरफ स्कूल से ड्रॉप आउट मोदी साहब की इमेज को माचो मैन, लाल आंख, 56 इंच, एंग्री यंग मैन, सब कुछ उन्होंने करके पोर्ट्रे किया। जो कॉर्पोरेट सेक्टर है ना, जिसके कांधे पे बैठ के बीजेपी उभरी है, बेसिकली गुजरात का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है स्पेशली, इनके कांधे पे बैठ के वो उभरे हैं। इन्होंने बड़ा खर्च किया है ब्रांड मोदी पे, बल्कि इतना खर्च किया है इन्होंने कि इंडिया की हिस्ट्री में इतनी मिसाल नहीं मिलती है किसी लीडर की ब्रांडिंग पे इतना ज़्यादा खर्चा किया गया हो। यानी सारे के सारे टीवी चैनल्स के एयर टाइम्स जो है वो बिके हुए हैं। इसीलिए तो गोदी मीडिया का टर्म ईजाद हुआ है। लोग इंडियन मीडिया के बहुत बड़े सेक्शन को गोदी मीडिया क्यों कहते हैं? गोदी मीडिया बेसिकली रिफर्स टू मोदी, मोदी गोदी, ये इस तरह का एक टर्म है। असल में वो उसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो हर मोदी साहब की जो बात है उसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करके दिखा रहे होते हैं। बेसिकली ये पैसा लगा हुआ होता है, एयर टाइम खरीदा हुआ होता है जो भी फाइनेंसर्स होते हैं उन्होंने मोदी साहब की इमेज बनाने के लिए। लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस राहुल गांधी उभरा है दोबारा, एंड आई थिंक दिस इज व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट। डाउन एंड आउट होने के बाद भी ही नेवर गेव अप। एक फाइटर किस्म का बंदा मुझे लगता है। पाकिस्तान के अंदर जैसे इमरान खान है, इमरान खान के सपोर्टर्स को एक बात पता होती है कि जितना इसको प्रेस किया जाएगा, नीचे इसको अंडर प्रेशर लाया जाएगा, उतना ही ज़्यादा ये फाइट बैक करता है। अभी आप देखें 4 गोलियां लगी इसको इमरान खान को, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए 15 दिन भी हार्डली हॉस्पिटल में नहीं रहा और कल फिर से मैदान में पहुंच गया वहां पर लॉन्ग मार्च में। तो एक फाइटर है इमरान खान। राहुल गांधी के अंदर भी फाइट बैक करने की एक क्वालिटी मौजूद है। अब इसका इशू लेकिन यह है कि राहुल गांधी का वास्ता एक ऐसी राइट विंग गैंग से पड़ा है जो कि इंसल्टिंग किस्म की है, मुंह फट जिसको कहते हैं हिंदी में, अब्यूजिव भी हैं, इंटॉलरेंट भी हैं, दंगे फसाद को हीरोइज्म ट्रीट कर रहे होते हैं। ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। 2 रोज पहले अमित शाह ने गुजरात के दंगे फसाद को प्राउडली मेंशन किया है कि देखें कितना अच्छा काम किया 2002 में, हमने आज तक ये दोबारा नहीं उठे। इंडियन मुसलमानों को इनडायरेक्टली रेफर करते हुए उन्होंने कहा कि 20 साल हो गए दोबारा नहीं उठे गुजरात के अंदर। फिर यूपी के जो बदनामे ज़माना चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, राजेश शर्मा ने जब उनको पुराने क्लिप्स दिखाए जिसमें योगी साहब कह रहे थे कि 1 के बदले 10 मारेंगे, पुलिस के पास भी नहीं जाएंगे, खुद ही जो है अपना सारा कुछ करेंगे,
तो योगी जो था इस बयान को जस्टिफाई करता हुआ नजर आया। तो राहुल गांधी का मुकाबला असल में इस तरह की सोच, इस तरह के माइंडसेट, इस तरह की मखलूक से पड़ा हुआ है ना। कोई भी सेंसिबल इंडियन होगा ना तो इस चीज़ को समझने में उसे दिक्कत नहीं होगी कि अंदरूनी झगड़े, फसाद और सिविल वॉर का जो बीजेपी आरएसएस का नजरिया है, चाइना पाकिस्तान की भी जरूरत नहीं है अगर लोग आपस में गली मोहल्ले में लड़ना शुरू हो जाए। लेकिन इसके फैलाव की, इस आइडियोलॉजी के फैलाव की एक लिमिट होती है, एक लिमिट होती है, क्योंकि मुसलमानों ने भी उधर रहना है, हिंदू बरादरी के लोगों ने भी उधर ही रहना है, क्रिश्चियंस ने भी उधर रहना है, सारों ने उधर ही रहे, किधर जाएंगे अपने घर बार छोड़ के, जमीन छोड़ के। तो जब साथ में जब लोग मिल रहे होते हैं ना, मिल के रहते हैं, जब उनमें दंगा फसाद होता है ना कम्युनिटीज में, तो लड़ लड़ के आखिर में वो सेटल हो जाते हैं। अमेरिका का मिसाल आपके सामने है, कितनी सिविल वॉर्स हुई हैं वहां पर। आखिर में यही हुआ है कि जो उनको लड़ाते थे यूरोपियन फोर्सेज, उन्होंने उनको डिसऑन कर दिया और काले गोरे सारे मिलके एक ही जगह पे रह रहे हैं। पहले वहां पर लड़ते थे इस तरह से। ये ह्यूमन नेचर है, जब लड़ लड़ के थक जाते हैं, बेदार हो जाते हैं ना, तो फिर वो एक पानी में ठहराव आ जाता है। जैसे पत्थर फेंकते हैं तो एक तलातुम आ जाता है, फिर वो मौजें जो हैं ठहराव उनके अंदर आना शुरू हो जाता है। इंसानी सोसाइटी भी इस तरह की होती है। तो इस नफरत का जो नज़रिया होता है, हमेशा इसके फैलाव की एक लिमिट होती है, क्योंकि जब ये ख़ास हद तक आता है तो सोशल फैब्रिक्स तबाह होने लगता है और गली मोहल्ले की लेवल पर झगड़े फसाद शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर पब्लिक का बहुत बड़ा हिस्सा बेदार होने लगता है रोज़ रोज़ के झगड़ों से। ये इंसान का माइंडसेट ऐसा है, असल में लोग बेदार हो जाते हैं। और इस वक्त इंडिया उस लेवल पर आ चुका है कि पब्लिक बेदार है, बेदारी है पब्लिक के अंदर, खासतौर पर नई जो नस्ल है, नौजवान, सोशल मीडिया वाले जो हैं। अब बीजेपी को तकलीफ यहां पे हो रही है कि जनरेशन वाई, जनरेशन जेड और जनरेशन अल्फा जो है, इनको बीजेपी अपना नजरिया सेल नहीं कर पा रही। और इवन जो इंतहा पसंद भी है इंडिया के, वो भी तो हैं तो इंसान ना, मतलब वो भी तो किसी न किसी पेशे से जुड़े हुए होते हैं, वो भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं जिंदा रहने के लिए, दाना पानी अपना अर्न करने के लिए, कोई ना कोई काम तो उनको भी चाहिए। तो ये वाला जो एक सेक्शन है ना, ये फिर डिसर्ट कहां से होता है? ये होता है बैड गवर्नेंस से। जब बैड गवर्नेंस की वजह से इनके झूले पे असर पड़ता है ना, तब इनके भी होश ठिकाने आना शुरू हो जाते हैं और फिर वहां पर भी बीजेपी को प्रॉब्लम्स होते हैं। आपको पता है 2002 में गुजरात दंगों का जो पोस्टर हुआ, ये वाला, ये देखें आप, बड़ा मशहूर एक बंदा, ये इसकी तस्वीर देखें, ही वॉज अ पोस्टर बॉय फॉर गुजरात राइट्स 2002। ये 2002 में जो दंगे हुए थे, इसमें पोस्टर बॉय, दुनिया भर में इसकी तस्वीर मशहूर हो गई थी। ये पोस्टर बॉय बन गया था इन दंगों का, और इंतहा पसंद जो हिंदुत्ववादी हैं उनका ये पोस्टर बॉय बन गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि ये बंदा आजकल किधर है? डू यू नो दैट? ये कहाँ है आजकल? इन्होंने अपनी जवानी में तो ये सारी चीज़ें कर ली, लेकिन अब क्या करते हैं? अब ये मोची बन गए, कॉबलर, जूते पॉलिश करके लोगों के, और अपना गुजर सफ़र करता है, घर का चूल्हा जलाता है। अब ये बंदा मोची बन गया और इसको जिन्होंने यूज़ किया वो सीएम से पीएम बन गया। आखिर में नेट लॉस किसका हुआ? इनका अपना हुआ। अगर ये उस वक्त इस किस्म की फजूल हरकतों में ना पड़ते, किसी अच्छी जगह पे लगे हुए होते, तो आज अपने घर वालों के ही काम आते, अपने ही काम आते, इनका लाइफस्टाइल बेहतर होता। तो ये गवर्नेंस का भी जो फैक्टर है ना, बीजेपी को हॉन्ट कर रहा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रागा जो है कल हुकूमत में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आई फील के एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, मैं फॉरेन पॉलिसी की उनकी बात नहीं कर रहा हूं, इंडियन सोसाइटी की जो है ना, उसके हवाले से ये प्रैक्टिकल बंदा है एंड ही अंडरस्टैंड इंडियाज कोर इश्यूज। सोसाइटी के जो कोर इश्यूज हैं ये उसको समझता है। पीएम कभी ये बनता है नहीं बनता वो अलग बात है, लेकिन कम से कम इसके अंदर एक विजन जरूर नजर आता है। और इसकी जो आइडियोलॉजी है वो इंडिया के अंदर सोशल हार्मनी पैदा करने के लिए और जो डिस्ट्रॉयड सोशल फैब्रिक है उसको दोबारा जोड़ने के लिए इसके पास एक आइडियोलॉजी मौजूद है। अगर ये कभी पावर में आता है ना, तो इंडिया के अंदर जो एक तबाही फिरी है सोशल लेवल पर, उसका कुछ ना कुछ जो है भरपाई हो सकती है। जो आपसे लड़ रहा है उसकी शक्ति को आप अपनी कैसे बना सकते हो? जैसे आरएसएस आप पर आक्रमण करता है और वो पूरा अपनी एनर्जी डालता है, तो उस एनर्जी को आप कैसे उनके हाथ से लेकर अपनी बना सकते हो? तो ये प्रिंसिपल डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने इनको कहा था, तो अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। हाँ, या कम बैठ जाओ, इस पे बैठ जाओ। नाउ आप रोकने की कोशिश करो, ठीक है? Can't be done. Now I'm going to tell him how to position himself to take the other person's energy from them. Okay? So open your legs out and now sit down. Okay? Now what I want you to do is, I want you to, instead of keeping it like this, I want you to bend it like this. Yeah. Now lift your head. Yeah. You come. Now what I want you to do is, I want you to put your hand on your shoulder. Now what you have to do, remember, you have to push the hands up. That's the most important thing. Okay. Now you start pressing and you look up and you push up. Look up, and with this,
push up Yeah. with both these, okay? लगाओ, आप 3 लग जाओ. Okay, go. What is going on? Oh my God, so much of energy and Push, push. How did that feel? For some strange, For a strange reason. I could not feel the power at all. Exactly, because you took it all. Yes. That's what I do to the BJP.